हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए जीके से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करे। तो चलिए, आज की क्लास जो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है हमेशा की तरह। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, बीच में छोड़कर नहीं जाइए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जितने भी प्रश्न बताने वाला हूँ वो सारे के सारे प्रश्न आप सभी लोगों को बताना है, हर एक प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, प्रयास करिए जरूर। चलिए पढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? सभी लोग फटाफट इसका जवाब दें कि पहले प्रश्न में जो आपका राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है भारत का प्रथम वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग था, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी भ्रमण कक्षा में पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टी दिशा में भ्रमण करता है? आप सभी को बताना है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपसे पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर अपनी जो भ्रमण कक्षा है उसमें पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब पूरब से पश्चिम, मतलब उल्टी दिशा में भ्रमण करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए काफी सारे लोग यहाँ पर बताना स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह। यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि शुक्र ग्रह को जो है भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये शुक्र ग्रह जो है जुड़वा ग्रह भी है। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत की समुद्रीय सीमा कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? ध्यान से देखिए दोस्तों, भारत की जो समुद्रीय सीमा है वो कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत की जो समुद्रीय सीमा है वो कुल 9 राज्यों को स्पर्श करती है। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उन 9 राज्यों में मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोग फटाफट सुनिएगा। ठीक है, और उसे याद भी रखिए। ठीक है, चाहिए तो कहीं पर लिख भी सकते हैं, बगल में कुछ कॉपी पेन साथ में रखिए, जिससे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी लोग नोट करते हुए चलें। तो वो 9 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये चीज आप लोग चाहे तो कहीं पर नोट कर सकते हैं। क्लास खत्म हो जाने के बाद आप सभी लोग बाद में इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर सी को। तो जितने भी लोग बता रहे हैं बृहद्रथ, वहां वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, मौर्य वंश का जो है अंतिम शासक बृहद्रथ था। यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बोला, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण मानवाधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षित है? तो आप सभी लोग बताइए दोस्तों, आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको पता है वो लोग इसके बारे में जरूर बताएं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, बिल्कुल राइट है। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है, जीवन और स्वतंत्रता अधिकार जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षित है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो पुरुष साक्षरता है वो राज्य कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग बताना है कि 2011 में पुरुष साक्षरता वाला सबसे अधिक जो है पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप या गोवा। तो दोस्तों यहाँ पर काफी सारे लोगों ने बताया है कर्नाटक को। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है दोस्तों 6 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, केरल, कर्नाटक नहीं। काफी सारे लोग
कर्नाटक बता रहे हैं, तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान में रखिए, केरल जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर काफी सारे लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर, देखिए काफी सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है कर्मा, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, कर्मा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ और कौन सा जो गैस है वो होता है? तो आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसके लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न में, ऑप्शन नंबर बी आपका हीलियम गैस होता है। ठीक है, अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस भी पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों ने बचपन में ये चीज जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, साइंस में। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। बढ़िया। अगला प्रश्न है, लखनऊ में सन 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व जो है निम्न में से किसने किया था? तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेगम हजरत महल। यहाँ पर जितने भी लोग बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व जो है वो बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो राइट है ऑप्शन नंबर बी चिल्का। जितने भी लोग बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भारत की जो सबसे बड़ी झील है वो भी खारे पानी की, वो है चिल्का। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो आप सभी लोग ध्यान में रखिए, यहाँ पर देखिए काफी सारे लोग बताना स्टार्ट कर दिए हैं। तो डेंगू बुखार दोस्तों किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर ए को, मादा एडिस। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे वो लोग। ठीक है, मादा एडिस, जिसे हम लोग कह सकते हैं एडिस एजिप्टी, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आप सभी लोग ध्यान में रखिए। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में इनमें से ऐसी कौन सी वस्तु है जो बहुलक प्रयुक्त होती है? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आपको 4 वस्तुएं दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी वस्तु बहुलक प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर पोलियमाइड से बहुलक प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के राज चिन्ह पर अंकित शब्द जो है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर काफी सारे लोग बहुत सही जवाब दे रहे हैं, अनुज, प्रिया, ठीक है, दीपक, काफी सारे लोगों ने बताया है मुंडक उपनिषद। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिल्ली को गुलाम वंश की राजधानी किसने बनाया था? तो दोस्तों दिल्ली को जो है गुलाम वंश की राजधानी बनाने वाले शासक का नाम था दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है दिल्ली का सुल्तान बनाने, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका इल्तुतमिश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों इल्तुतमिश? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सन 1210 ईस्वी में जो है इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली का सुल्तान उस समय था, उस समय बना था, पर उसकी राजधानी लाहौर थी। लेकिन 1210 ईस्वी में दोस्तों इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इल्तुतमिश ने जो है राजधानी लाहौर से कहां पर स्थानांतरित कर दी? दिल्ली में स्थानांतरित कर दी। आप सभी लोग जानते होंगे कि
पाकिस्तान जो है वो पहले भारत में ही शामिल था, वो तो 1947 के समझौते में वो अलग किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान में रखिए, इल्तुतमिश आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और प्रश्न क्या था आपका यहाँ पर, दिल्ली को गुलाम वंश की राजधानी किसने बनाया था? तो दिल्ली को गुलाम वंश की राजधानी इल्तुतमिश ने बनाया था। अगला प्रश्न है, नाफेड निम्न में से किससे संबंधित है? तो आप सभी लोग ध्यान में रखिए, नाफेड एक कृषि संस्था है। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी और सी में कोई एक ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, कृषि विपणन यहाँ पर आपका जितने भी लोगों का ऑप्शन है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, देखिए काफी सारे लोग के मन में ये सवाल होगा कि नॉफेड जो है कृषि विपणन, इसमें होता क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी स्थापना जो है दोस्तों 2 अक्टूबर को हुई है, और सन कौन सा था? 1958 ईस्वी। तो ये जो है संस्था नॉफेड, ये 1958 ईस्वी की संस्था है, और यह जो है करता क्या है? ये कृषि उत्पादों को खरीद कर, वितरण और निर्यात कर, ठीक है, आयतों के कार्यों को जो है संपन्न करता है। ठीक है, तो आप सभी लोग इससे परिचित रहिए। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे ये 3 रेखाएं जो हैं, तो आपको बताना है किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका महाद्वीप आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। गदर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है गदर पार्टी की स्थापना निम्न में से लाला हरदयाल ने की थी, तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, कौन से संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा मिला? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन से संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला? तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर बी को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 73वें, ठीक है, 73वें संविधान के संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। सभी लोग पूरे ईमानदारी से बताने का प्रयास करें। ठीक है, तो आप लोगों से कोशिश, मैं यही प्रयास करूंगा कि आप लोग हर एक प्रश्न को अच्छे से बताएं और प्रयास में रहें। ठीक है, जिससे कि आप सभी का तैयारी अच्छे से होता रहे। उष्णकटिबंधीय वनों के अनुकूल जलवायु भारत के किस भाग में पाई जाती है? दोस्तों आपको बताना है कि उष्णकटिबंधीय जो वनों के अनुकूल जलवायु है वो भारत के किस भाग में पाई जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर बी को, पश्चिमी घाट, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड जो है, फ्लड, ये निम्न में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए काफी सारे लोग बता रहे हैं दुग्ध उत्पादन, बाढ़ या नदियों के संरक्षण से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका दुग्ध उत्पादन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड जो है निम्न में से दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो है वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए काफी सारे लोग बता रहे हैं 97। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी, देखिए जितने भी लोग बता रहे हैं वो लोग यहाँ गलत हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 61वें संविधान के संशोधन के द्वारा जो है वोट देने की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। पहले कितना था? 21 वर्ष था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का जो है सबसे पुराना अखबार जो है इनमें से कौन सा है? तो बंगाल गजट, या मलयाला मनोरमा, या मुंबई समाचार, या द टाइम्स ऑफ इंडिया? तो दोस्तों मुझे लगता है यहाँ पर काफी सारे लोग इसका जवाब बिल्कुल सही बताएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर ए को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बंगाल गजट यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने इसके बारे में कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। कालिदास जो है निम्न में से किसके समकालीन थे? तो दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 55, ठीक है,
दिवाली आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कोई बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर, देखिए काफी सारे लोग सी बता रहे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उनके रत्नों में भी गिने जाते हैं। अगला प्रश्न है मतलब कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के रत्नों में भी गिने जाते हैं। अगला प्रश्न है, आप सभी लोग ध्यान से देखिए, नाहवा सेवा बंदरगाह जो है कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका जो सी वाला है महाराष्ट्र बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आप सभी लोग देख लीजिए, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपका केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कार्बन का आरूप नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख लीजिए, कार्बन का जो रूप नहीं है अपरूप है, अपरूप नहीं है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर ए को फ्लोरीन, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मुद्रास्फीति में जो है क्या होता है? मुद्रा का मूल्य गिरता है, वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, या मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, या ए और बी दोनों सही है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि मुद्रास्फीति जो है, मुद्रास्फीति एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो है मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तु का मूल्य बढ़ता है। ठीक है, तो मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तु का मूल्य बढ़ता है, तो ये दोनों ऑप्शंस आपके यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इस हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, और इसके कारण होता क्या है, वस्तु का मूल्य भी बढ़ जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक, ये एक पुस्तक है दोस्तों, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों एम के गांधी, तारा अली बेग, या जवाहरलाल नेहरू, या खुशवंत सिंह? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर ए को एम के गांधी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, एम के गांधी जो है मेरे सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो बिल्कुल करेक्ट है आप लोग। अगला प्रश्न है 25 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को दोस्तों किस रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है मतदाता दिवस के रूप में, तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार विजेता दोस्तों आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर आप सभी लोग देख सकते हैं 30 नंबर प्रश्न में ए वाला ऑप्शन मलाला यूसुफ जई यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग बने रहें। अगला प्रश्न है, अदृश्य बेरोजगारी जो है मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रच्छन्न बेरोजगारी को ही जो है हम लोग क्या कहते हैं, अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार यदि बात करें, बेरोजगारी जो है कृषि के क्षेत्र में दिखाई देती है। ठीक है, बेरोजगारी जो है वो कृषि के क्षेत्र में दिखाई देती है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब किसी क्षेत्र में जो है श्रमिकों को निकाल दिया जाता है, मतलब श्रमिक मतलब काम करने वालों को निकाल दिया जाता है, तो उसके बाद होता क्या है कि उस क्षेत्र में उत्पादन पर जो है कोई प्रभाव तो नहीं पड़ता है, लेकिन वो जिस बंदे को निकाला जाता है उसके ऊपर बेरोजगारी बहुत बुरी तरीके से हावी हो जाती है। तो यहाँ पर यदि बात करें अदृश्य बेरोजगारी, मतलब जो छिपी हुई आच्छिन्न जिसे हम लोग कह सकते हैं, वो कृषि के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। तो मुख्यतः आपको कृषि के क्षेत्र में ही मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है, काफी सारे लोग बता रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। विल से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख लीजिए, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वायरलेस इन लोकल लूप, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वायरलेस इन लोकल लूप, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि विल से तात्पर्य रखता है। बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं?
तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 33 नंबर प्रश्न में मैं आपको बताना चाहूंगा कि बास्केटबॉल में जो है प्रत्येक पक्ष में कुल 5-5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। बास्केटबॉल अगर हो रहा है तो इधर 5 प्लेयर रहेंगे और इधर 5 प्लेयर रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इटली की राजधानी है, तो इटली की राजधानी कौन सी है? मिलान, रोम या काराकस या एम्स? तो आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास करिए। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर बी को रोम, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग को जो है अधिकार पत्र अथवा मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारतीय संविधान की बात कर रहा है। भारतीय संविधान के किस भाग को अधिकार पत्र और मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों किस भाग को कहा जाता है? तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया भाग 3 को कहा जाता है, तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है संविधान, भारतीय संविधान द्वारा जो है कितनी भाषाओं को संविधान में जगह दी गई है? तो भारतीय संविधान के द्वारा जो है भारत में कुल 22 भाषाओं को जगह दी गई है और आप सभी लोग जानते हैं 28 राज्य इस समय भारत में है, ठीक है। भारतीय रुपए में कितनी भाषा होती है? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। दोस्तों देखिए काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि भारत में जो है 28 राज्य हैं। जी हाँ दोस्तों, 28 राज्य हैं। एक राज्य आपका दिल्ली है जो कि केंद्र शासित राज्य है। तो टोटल अगर देखा जाए तो टोटल 29 है, ठीक है। एक केंद्र शासित है। तो आपका यहाँ पर आप लोग क्लियर कर लीजिए। और भारत का सबसे बड़ा राज्य दोस्तों राजस्थान है और भारत का सबसे छोटा राज्य दोस्तों गोवा है, ठीक है। तो आप लोग इससे थोड़ा याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए काफी सारे लोगों ने बताया भी है इसका जवाब क्या है। तो 37 नंबर प्रश्न में दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 37 नंबर प्रश्न में यहाँ पर काफी सारे लोगों ने बताया है। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है 17 भाषा, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भारतीय रुपए में जो है कितनी भाषा का उपयोग किया जाता है? तो 17 भाषाओं का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आज का ये जो है आपका ये लास्ट प्रश्न है और इस प्रश्न को बताने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हमेशा की तरह जो आप लोगों को इसके बाद जो क्लास चलने वाली होती है उसका लिंक जो है आप सभी को कमेंट बॉक्स में मिल जाता है। तो आप लोग जाइए उस क्लास को भी अटेंड करिए क्योंकि वो क्लास भी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसमें भी जितने प्रश्न आपको बताए जाते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप सभी लोग जाइए इसके बाद वो क्लास पे अटेंड करिए। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप सभी लोग। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर बी को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है पी.एन. शर्मा, यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी एन.के. सिंह को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोग ध्यान से देखिए। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है कौन है? एन.के. सिंह। यहाँ पर जितने भी लोग बताए हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ दोस्तों आज की एक क्लास जो है आपकी यहीं पर समाप्त होती है। और जितने भी लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की ये क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और जितने भी लोग अभी तक चैनल को शेयर नहीं किए हैं शेयर कर दें जिससे और भी लोग इस वीडियो को देख सकें, इस क्लास को अटेंड कर सकें, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।